नमस्कार साथियों, वेरेक्ट रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लिमिटेशन एक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो लिमिटेशन एक्ट में आज का जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लिमिटेशन, जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 एंड डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज आप शेयर लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स जरूर कर देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट लिमिटेशन एक्ट 1963। दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जुडिशियल सर्विस एग्जाम या प्रीलिम्स बोलो या फिर आप मेंस के लिए, दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली जब आप सूट फाइल करते हो या फिर कोई एप्लीकेशन फाइल करते हो या अपील फाइल करते हो तो देन रिवीजन फाइल करते हो तो देन आपका लिमिटेशन एक्ट वेरी एक्टिव रोल प्ले करता है। विदाउट लिमिटेशन, क्योंकि कोर्ट ने सेट कर रखा है लिमिटेशन कि विद इन इतने टाइम के अंदर अपना सूट फाइल करना है। ठीक है, इतने टाइम के अंदर आफ्टर द पासिंग ऑफ डिक्री आपने अपील फाइल करना है। ठीक है, या रिव्यू फाइल करना है, रिवीजन फाइल करना है या कोई और एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो उस पर्टिकुलर जो जिस चैनल के माध्यम से आप कोर्ट में अप्रोच कर रहे हो तो वहां पे एक सेट लिमिटेशन है, तो वो अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट देखा जाए। ठीक है, या फिर किसी एक्ट के अंदर स्पेशल एक्ट है, लोकल एक्ट है, वहां पे ऑलरेडी टाइम फिक्स कर रखा है। अगर नहीं है तो लिमिटेशन एक्ट में आपका प्रोविजन फॉल्स होगा। ठीक है, देन अब व्हाट इज द सीक्वेंस। अगर हम सीक्वेंस देखेंगे लिमिटेशन एक्ट का, लिमिटेशन एक्ट का सीक्वेंस लाइक दिस। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट का जो सीक्वेंस है ऑलवेज, सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट 1859 जो हमारा स्टार्टिंग का लिमिटेशन एक्ट था, आफ्टर दैट 1871, आफ्टर दैट 1877, आफ्टर दैट 1908 एंड देन जो एट प्रेजेंट हमारे पास है 1963। तो 1963 का जो लिमिटेशन एक्ट बेस्ड अपॉन 1908 इसके बेस्ड पे बनाया गया है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट हमारे पास कौन सा लिमिटेशन है, 1963। क्लियर? एंड दिस लिमिटेशन एक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ लॉ कमीशन का थर्ड रिपोर्ट पर प्रोडक्ट है। तो अगर आपने, मैंने जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सीरीज स्टार्ट की थी तो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो वहां पे बताया होगा जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है आपका लिमिटेशन एक्ट का, वेरेक्ट जब स्टार्ट होता है आपका, जब सेक्शन से पहले एक पेज दिया होगा आपका वेरेक्ट में, इंट्रोडक्शन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज वहां से एक आधा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, वैसे आपको उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलवेज जो हिस्ट्री होती है किसी भी एक्ट की, वो कौन सा एक्ट है, उसके अमेंडमेंट्स, ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ द एक्ट, ठीक है, एंड देन लॉ कमीशन की कौन सी रिपोर्ट है। तो दिस इज थर्ड रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। प्लीज आप नोट करते जाइएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स के लिए। लॉ कमीशन की थर्ड रिपोर्ट है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट लॉ कमीशन द थर्ड रिपोर्ट डेटेड 27 जुलाई 1956। ठीक है, लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया, ऑन दैट रिकमेंडेशन क्या हुआ कि इसको बिल को प्रेजेंट किया बिफोर द आपका इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 23 दिसंबर 1960। 23 दिसंबर 1960 को प्रेजेंट किया गया बिफोर द लोकसभा, बट इट लैप्स्ड ऑन द अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन। लोकसभा भंग होगी, डिसॉल्व होगी, तो देन लोकसभा उस टाइम पास नहीं हो पाया बिल। तो इट वाज अगेन इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट 1963। फिर 1960 को फिर से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सॉरी 1962 को फिर से इसको इंट्रोड्यूस किया, देन एट प्रेजेंट आपके पास एक्ट बना हुआ, क्योंकि बिल को 1962 पहले को प्रेजेंट किया था 23 दिसंबर 1960,
बट लोकसभा डिसॉल्व हो गया आफ्टर दैट 1962 को प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया बिफोर द आपका लोकसभा, देन ऑब्वियसली ये बिल पास हो, ठीक है, बिल पास हो। द नाउ द लिमिटेशन एक्ट है कम इन टू फोर्स, इसकी कमेंसमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कभी भी जो एक्ट है आपको उसके चैप्टर नंबर, खासकर छोटे जो एक्ट होते हैं, शॉर्ट एक्ट होते हैं, इनका चैप्टर कितने हैं, टोटल सेक्शन, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2 इनका पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 किससे रिलेटेड है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, ठीक है, तो यहाँ पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन देखना सेक्शन कितने हैं, ठीक है, लिमिटेशन एंड सूट, अपील एंड एप्लीकेशन, पार्ट 2, आफ्टर दैट पार्ट 3, 4, यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड है तो 5, तो 5 पार्ट्स है, आपको हमेशा याद रखा देखना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे द लिमिटेशन एक्ट 1963, एक्ट 36 ऑफ 1963, तो 36 भी याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज में सम टाइम आता है। प्रेसिडेंट की असेंट 5 अक्टूबर 1963, प्रेसिडेंट की असेंट 5 अक्टूबर 1956। An act to consolidate and amend the law for the limitation of suits and other proceeding and for purpose connected therewith। अब देखो इसकी प्रियम्बल एग्जॉस्टिव है, कंसोलिडेट वर्ड यूज है, अमेंड यूज है, ठीक है। देखो अगर कंसोलिडेट मिसिंग होता है तब एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, अगर कंसोलिडेट वर्ड है आपका प्रियम्बल में तो एक्ट इज एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट कोड है, ठीक है। तो एंड देन it enacted by parliament for 14th year of republic of India as follow, ठीक है, short and extent of commencement applicability of the limitation act, this act may be called the limitation act 1963, it extend to the whole in India, ये ओमिट कर दिया गया है अब, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, अब जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मेरे पास ये एक्ट थोड़ा पुराना है तो आपके एक्ट में दिया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होता है, तो देन एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इट्स एक्ट अब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, which was passed by the both house of parliament and received the assent of the president 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट के असेंट में लिखी इसको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यूज पक्का आपको आएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट with effect from this act with effect from 31st October 2019, तो 31st अक्टूबर 2019 के बाद लिमिटेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, और ऑब्वियसली द एक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर एक्ट के अकॉर्डिंग आपका बाइफरकेट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको दो तरह से डिवाइड कर दिया गया, देन इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पे अब उसको यूटी बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन लाइक प्रियम्बल ऑफ दैट प्रोवाइड दैट इट इज कंसोलिडेट, अब जो प्रियम्बल है ये क्या बोलता है, ये कंसोलिडेट है, अमेंड द लॉ फॉर लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग, सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग, अदर प्रोसीडिंग एप्लीकेशन आ जाएगा, अपील आ जाएगा, एक्सेट्रा, रिवीजन, अदर प्रोसीडिंग और फॉर कनेक्टेड पर्पस, तो देन इट इज एग्जॉस्टिव, कंप्लीट कोड है अपने आप में, ठीक है। देन एप्लीकेबिलिटी हमने डिस्कस कर दिया, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है लिमिटेशन एक्ट के, प्लीज आप नोट डाउन करते जाइएगा। देखो लिमिटेशन एक्ट डिपेंड्स अपॉन, इसका बेसिक जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अपॉन मैक्सिम पे, आपका मैक्सिम का नाम लिख लेना आपने, फर्स्ट मैक्सिम है इंटरेस्ट रिपब्लिका, इंटरेस्ट रिपब्लिका at sit Phineas is Litter,
ठीक है, means the state required that there should be an end to the litigation, interest of public, interest republica et fitness litium, and second thing vigilantibus non dormantibus. Vigilantibus non dormantibus jura, jura subvenient. Law assists those who vigilant over their rights, not those who sleep over their rights. मतलब जो विजिलेंट है, अवेयर है अपने राइट के अकॉर्डिंग, अपने राइट के रिगार्डिंग, उसी की हेल्प लॉ करेगा। लॉ उसकी हेल्प नहीं करेगा जो स्लीप ओवर देयर राइट, वो अपने राइट के प्रति सो है, इसको अपने राइट का पता नहीं है। तो मींस आपको एक रीजनेबल पीरियड प्रोवाइडेड बाय द लिमिटेशन एक्ट, उस रीजनेबल पीरियड के अंदर आपको सूट फाइल करना है, आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, आपको अपील फाइल करना है। that is the object of the limitation act, and the limitation act is a procedural law. Limitation act is a procedural law. आप लिखते जाइएगा इन चीजों को, it is a procedural law, ठीक है। and then it is lex fori, lex fori, it is lex fori. The law of limitation is founded on public policy. The law of limitation founded public policy. So then it is applicable upon suit, appeal, application, but not apply upon writ. जो आप रिट फाइल करते हो, लिमिटेशन एक्ट नॉट अप्लाई अपॉन दैट, रिट्स के ऊपर लैचेस अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? लैचेस। लैचेस का मतलब नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टी। जो रिट अप्लाई कर रहा है, चाहे व्हाटएवर 5 रिट्स है आपके पास, तो कोई भी रिट कर रहा है, तो इन दैट केस लिमिटेशन एक्ट नॉट एप्लीकेबल। क्या एप्लीकेबल होगा? लैचेस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो देन देखो, लिमिटेशन एक्ट जो है, इट एंश्योर दैट जो पार्टी है वो डायलेक्ट्री टैक्टिक्स यूज ना करे, एंड देन अवेल द रेमेडी, जो रेमेडी प्रोवाइडेड है उसको प्रॉम्प्टेड बिफोर द कोर्ट, ठीक है। एंड देन मोर ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मैंने अभी तक बोला लिमिटेशन एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। सेक्शन 27 को छोड़ के, एक्सेप्ट सेक्शन 27 इज सब्सटैंटिव लॉ, बिकॉज दिस इज टॉक्स अबाउट आपका एडवर्स पोजीशन। देखो, बेसिक जो मेन पर्पस है लिमिटेशन एक्ट का, लिमिटेशन एक्ट is a procedural law. It does not create or extinguish the rights. ना तो ये किसी के लिए राइट क्रिएट करता है, ना ही राइट खत्म करता है, extinguish the right, ठीक है। except as given under section 27 of limitation act, it only bar the remedy, ठीक है। तो then सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में बोला गया, ऑब्वियसली जब टॉपिक आएगा 27 का तब मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा 27 को। देन द लिमिटेशन एक्ट बार द रेमेडी, लिमिटेशन एक्ट बार द रेमेडी and does not extinguish the right, and does not extinguish the right. This is the general rule. General rule of the limitation act, limitation act bar the remedy and does not extinguish the right,
मतलब ये रेमेडी को पार करते हैं, आपके पास रेमेडी है बट यू कैन नॉट फाइल द सूट बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड, ठीक है। यू हैव द रेमेडी बट यू कैन नॉट फाइल एप्लीकेशन बियॉन्ड द पीरियड, यू हैव द रेमेडी बट यू कैन नॉट फाइल अपील बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड, ठीक है। तो डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट, आपका राइट खत्म नहीं करता है। मान लो सपोज डिक्लेरेशन सूट फाइल करने के लिए 3 इयर्स का टाइम है, कितना पीरियड है 3 इयर्स। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट शेड्यूल दिया लास्ट में, शेड्यूल में आपको स्पेसिफिक मेंशन होता है पीरियड, तो 3 इयर्स है। अब आपने 3 इयर्स तक सूट फाइल नहीं किया, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर आपके ऊपर बार लग जाएगा, आप सूट फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज 3 ईयर टाइम दैट मच टाइम होता है, बहुत इनफ टाइम होता है। तो आपने 3 इयर्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जब कॉज ऑफ एक्शन अरोज होता है, ठीक है, देन यू हैव राइट टू फाइल सूट, बट आपने अपना राइट यूज नहीं किया आफ्टर 3 ईयर बार, बट राइट है, अभी भी राइट है, यू कैन फाइल, बट बाय वर्च्यू ऑफ लिमिटेशन एक्ट यू कैन नॉट फाइल। आप रेमेडी नहीं ले सकते कोर्ट से, बिकॉज कोर्ट आपको बोलेगा कि आप बियॉन्ड द 3 इयर्स आप लेट हो गए, डिले हो गए, बट दैट इज अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर, ठीक है। याद रखना पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के अंदर 2 चीजें यूज किए गए, प्रेस्क्राइब पीरियड एंड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बार लग गया आपके, आप रेमेडी के ऊपर बार लगा, बट राइट तो अभी भी आपका अलाइव है, ठीक है, आप फाइल नहीं कर सकते। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन क्लॉज। देखो डेफिनेशन क्लॉज किसी भी एक्ट का हो, चाहे लिमिटेशन हो, टीपीए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, आईपीसी हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज से एमसीक्यूज काफी आते रहते हैं। तो आपको डेफिनेशन क्लॉज आपको बिल्कुल स्टिक याद होना चाहिए। Definition in this act unless the context otherwise required. Number 1 2A, applicant includes a petitioner, any person from or through whom an applicant derives his right to apply, any person whose estate is represented by the applicant as executor, administrator or other representative. तो आपको ये याद होना चाहिए। समटाइम क्या होता है कि आपके एमसीक्यूज में ये तीनों चारों चीजें यहीं से आ जाती है। तो एप्लीकेंट इंक्लूड्स, एप्लीकेंट किसको बोला गया है, पिटिशनर को। जो एप्लीकेंट मतलब आपके जो वेरक्ट लिमिटेशन एक्ट में, वहां पे एप्लीकेंट वर्ड यूज किया जाएगा, दैट्स व्हाई एप्लीकेंट मींस पिटिशनर एंड पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम, जिसके थ्रू, अब मतलब पिटिशनर का मान लो सपोज किसी की डेथ हो गई तो उसका एलआर एक्सेट्रा ड्राइव द राइट टू हिज राइट टू अप्लाई, any person whose estate is represented by the applicant, executor, administrator, other representative। तो आपको ये चीजें आपको नोट डाउन कर दो, याद कर लो इनको। एप्लीकेशन इंक्लूड पिटीशन, तो समटाइम आपको पूछा जाए कि एप्लीकेशन का मतलब क्या है, लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 2B में दिया हुआ है, आपको इस तरह से याद होना चाहिए। 2B एप्लीकेशन इंक्लूड अ पिटीशन। थर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड हुंडी एंड अ चेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को हम, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, हुंडी एंड चेक बोथ इंक्लूडेड अंडर बिल ऑफ एक्सचेंज। फोर्थ, बॉन्ड includes an instrument whereby a person oblige himself, मतलब अपने आप को oblige करता है पर्सन, मतलब बाउंड करवाता है एक तरह से, to pay money to another, मतलब वो प्रॉमिस करता है कि I will pay money to another on condition that the obligation that shall be void if a specified act is performed is not performed as case may be। सम कंडीशनल, कुछ कंडीशन होते हैं, उसमें प्रॉमिस करता है कि मैं इसको पे करूंगा और अपने आप को मतलब एक तरह से ओबलाइज करवाता है, दैट इज बाउंड। ये आपको स्टैम्प एक्ट में पढ़ने को मिल जाएगा। दैट ई डिफेंडेंट इंक्लूड्स, अब पहले क्या देखा हमने, एप्लीकेंट इंक्लूड्स, एप्लीकेशन इंक्लूड्स, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, नाउ द डिफेंडेंट इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम और डिफेंडेंट ड्राइव हिज लायबिलिटी टू बी यूज्ड। यहाँ पे राइट नहीं लिखा, यहाँ पे लायबिलिटी टू बी सूट। Any person whose estate is represented by the defendant, executor, administrator or other representative। देखो दो पार्टी होती है जब भी सिविल सूट फाइल होता है, प्लेंटिव होता है, दूसरा डिफेंडेंट। ये डिफेंडेंट की बात करिए, प्लेंटिव जो सूट फाइल करता है, डिफेंडेंट जो अपना उस सूट में डिफेंस करता है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया हो, दैट्स व्हाई यहाँ पे लायबिलिटी वर्ड यूज किया और प्लेंटिव के लिए राइट यूज किया होगा। ईजमेंट includes a right not arising from a contract। देखो easement स्टार्टिंग में क्या आपको एमसीक्यू यहीं से बन जाता है, easement a right not arising from a contract, ठीक है, by which one person is entitled to remove or appropriate for his own bound, on profit any part of the soil
belonging to another or anything growing in, attached to, subsisting upon the land or other. तो easement आपका easement act में दे रखा होगा definition section 4 easement act, section 4 easement act. बट ईजमेंट वो राइट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, मतलब दोनों पार्टी में आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो आपका नेचुरल राइट होता है, जैसे राइट टू वे हो गया, राइट टू लाइट हो गया, ठीक है, ये ईजमेंट राइट है. देन फॉरेन कंट्री मींस एनी कंट्री अदर देन इंडिया. ऑब्वियसली जो फॉरेन कंट्री है जो इंडिया के बाहर है, इंडिया का उसको हम फॉरेन कंट्री बोलेंगे, इंग्लैंड, अमेरिका एक्सेट्रा. गुड फेथ को ऑलवेज राइट विद सेक्शन 52 आईपीसी. यहां से एमसीक्यूज ऐसे ही बनता है कि आईपीसी के अंदर कहां पे गुड फेथ डिफाइन किया, सेक्शन 52 ऑफ द आईपीसी. नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन. जो आप केयर और अटेंशन के साथ नहीं करते उसको हम बोलेंगे ये गुड फेथ नहीं है. जहां पे केयर और अटेंशन के साथ आपने वर्क किया, ठीक है, तो देन दैट इज गुड फेथ. नाउ द प्लेंटिफ टू आई, ऊपर टू ई में हमने क्या देखा, टू ई में डिफेंडेंट, तो प्लेंटिफ कहां पे दिया है, टू आई में. एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम द प्लेंटिफ ड्राइव हिज राइट. देखो यहाँ पे राइट वर्ड यूज किया गया, मतलब उसके पास राइट टू सूट, राइट टू सू एंड लाइबिलिटी टू सूट, दैट इज डिफेंडेंट के लिए लाइबिलिटी यूज किया. देखो ये ऐसे आपको इंटरप्रिटेशन करना वेरेक्ट का, इसी तरह से अपने सारे वेरेक्ट रीड आउट करने. Any person whose estate is represented by the plaintiff as executor, administrator or other representative. Now the next is very important, जो आपका पूरा लिमिटेशन एक्ट इस पे डिपेंड है. दैट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल. अब याद रखना पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो शेड्यूल में दे रखा है, लिमिटेशन एक्ट में लास्ट में शेड्यूल है, जो भी वहां पे 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 12 ईयर, वो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन. एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मींस the period of limitation computed in accordance with the provision of this act. और prescribed period किसको बोला गया है, जो computed in accordance with the provision of this act, मतलब provision section इस लॉ, इस limitation act सेक्शन में जो प्रोवाइड कर रखा है उसको हम prescribed period बोलेंगे. ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा. देखो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मान लो किसी सूट फाइल करने के लिए, सूट फाइल करने के लिए 3 इयर्स का पीरियड दे रखा है, दैट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन. 3 इयर्स का पीरियड कहां से देखोगे आप, शेड्यूल, शेड्यूल. ठीक है, अब मान लो सपोज आपके पास कितने टाइम का पीरियड है, 3 इयर्स. 3 ईयर के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हैं. मान लो सपोज ऑन द लास्ट डे, जब आप लास्ट डे था आपका 3 ईयर का लास्ट डे था, उस दिन संडे था, संडे कोर्ट क्लोज. अब आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो लास्ट डे तक आपका राइट है सूट फाइल करने का, एप्लीकेशन फाइल करने का. ये नहीं पूछा जाएगा आपने पहले क्यों नहीं फाइल किया, सैटरडे को क्यों नहीं किया, नहीं. जब लास्ट डे आपका राइट है, यू हैव राइट. राइट किसने दिया आपको, राइट गिवन बाय द शेड्यूल, पीरियड ऑफ लिमिटेशन. अब संडे क्लोज था फॉर अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 4. अब सेक्शन 4 क्या, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, प्रोविजन ऑफ एक्ट. सेक्शन 4 बोलता है जिस दिन कोर्ट क्लोज होगा, अगर उस दिन आपका पीरियड, प्रेस का पीरियड खत्म हो रहा है, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है, आफ्टर दैट यू कैन फाइल व्हेन कोर्ट रीओपन. तो रीओपन होने पे आप सूट फाइल कर सकते हो, मतलब मंडे को भी कर सकते हैं, इवन दो आपका मंडे को यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो चुका है. ठीक है, बिकॉज लास्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब था, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ईयर, सॉरी संडे. ठीक है, तो 3 ईयर था, संडे था उस दिन लास्ट डे पे, लेकिन संडे को कोर्ट क्लोज था. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अब जो सेक्शन 4 के अंडर आप यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हो, दैट इज प्रेस्क्राइब पीरियड, वो प्रेस्क्राइब पीरियड है. तो जब भी एग्जामिनेशन होगा, कोर्ट जब एग्जामिन करेगा, कोर्ट किस चीज को एग्जामिन करेगा, कोर्ट हमेशा प्रेस्क्राइब पीरियड को एग्जामिन करेगा. पहले तो लिमिटेशन पीरियड को देखेगा, लिमिटेशन पीरियड के अंदर है कि नहीं है. इफ यू आर नॉट इन विद इन लिमिटेशन पीरियड, आफ्टर दैट कोर्ट की मैंडेटरी है कि उसको एग्जामिन करना पड़ेगा प्रेस्क्राइब पीरियड. क्या किसी प्रोविजन के अंडर लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 4 से लेकर 24 तक फॉल्स हो रहा है? अगर फॉल्स हो रहा है, यस
है तो देन आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 4 से लेकर 24 तक। अगर 4 से लेकर 24 तक सेक्शन में फॉल्स नहीं हो रहा है, देन कोर्ट बाउंड टू डिसमिस योर सूट, रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, डिसमिस योर अपील। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। बाकी ये सेक्शन 3 में ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। To K, promissory note means an instrument whereby a maker engages absolutely to pay a specified sum of money to another at a time therein limited or demand at a site. Suit does not include appeal or application. तो ये याद रखना, कई बार यहाँ से MCQs आ जाता है। Suit includes, appeal application आ जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो मतलब does not include, सूट को हम अपील और एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं करें। टॉट, अब कई बार समटाइम आपको पूछा टॉट कहां पे डिफाइन कर रखा है, टॉट मींस लिमिटेशन एक्ट में डिफाइन कर रखा है, मींस अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। याद रखना, टॉट हम सिविल रॉन्ग है, ना तो ये एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड बेनामीदार, mortgagee remaining in possession after the mortgage has been satisfied, और पर्सन wrongful possession without title। तो याद रखना, उसको ट्रस्टी नहीं बोला जाएगा किसको, जो बेनामीदार है, जो मॉर्गेज जब सेटल होने के बाद भी पोजेशन पे है, या फिर कोई रॉन्गफुल पोजेशन विदाउट टाइटल कोई पोजेस करता है प्रॉपर्टी को, दैट इज नॉट ट्रस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्टी की डेफिनेशन यहाँ पे 2N बनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, आपको ये थोड़ा अच्छे से करना। और एक चीज और, आपके ये फुट नोट है, यहाँ पे फुट नोट समटाइम आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट ऑफ सिक्किम, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ सिक्किम, आपके फुट नोट में दिया होगा ये कब आपका लिमिटेशन एक्ट वहां इफेक्टिव में आया। तो 24 अगस्त 19, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे ऐसे याद है, तो 24 अगस्त 1984 में। तो आपको इस तरह का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि MCQs कैसे कहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स और प्रीलिम्स का प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होता है और जो मेन है, दोनों की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। प्रीलिम्स में आपको बहुत छोटी छोटी माइनर से चीजें पूछी जाती है, और मेंस में आपका कोर एरिया होता है। मेंस में आपको ऐसा नहीं पूछा कि सिक्किम में कब अप्लाई होता है, मेंस में आपको कोर एरिया ऑफ द सब्जेक्ट, जो इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द सब्जेक्ट, 90% क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट एरिया से ही आते हैं, और 10% जो माइनर इंपॉर्टेंट होता है, जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, माइनर टॉपिक होते हैं, उसमें से आते हैं। तो 90% सिलेबस जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही कवर होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका अपना कोर एरिया होता है, उस कोर एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अननेसेसरी आपको मतलब ऐसे टॉपिक रेडी नहीं करने। चलो लिमिटेशन तो छोटा सा एक्ट है, उसमें आप पूरा का पूरा लिमिटेशन रेडी कर लो, ठीक है, एंड देन जैसे SRA पूरा कर लो। अब CRPC IPC कितना ही पढ़ लोगे, अब CPC इतना बड़ा है, कितना पढ़ लोगे। तो CPC के अंदर भी कोर एरिया होता है जहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं मेंस के लिए। यस, प्रीलिम्स के लिए आपको बेरेक्ट पे थोड़ा कमांड करना होता है, वो तो जब आप CPC का बेरेक्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एंड देन जो मेंस है वहां पे कोर एरिया से क्वेश्चन आते हैं, और उसके लिए भी कोर एरिया आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें। और पूरा CPC तो आप नहीं पढ़ के जाओगे, अगर कोई जाएगा भी तो मुझे नहीं लगता CPC पूरा याद कर पाओगे। ठीक है, यस, आपको लिटिल बिट नॉलेज तो हर एक ऑर्डर और सेक्शन का होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा द लिमिटेशन सूट एंड अपील, जो सेक्शन 3, 4 एंड 5 पे रहेगा। ठीक है, प्लीज आप जरूर आप लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर लेना, और बने रहिए हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ वेरेक्ट रिवीजन सीरीज में। धन्यवाद।